नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई, आप जैसे कि गुजरात की वीडियो की सीरीज देख रहे थे, उसी सीरीज में आज आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप पुणे से लगड़ ब्रदर्स स्टड फार्म पर मैं आया हुआ था। यहाँ पर मेरे को डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब भी आज ही मेरे को लगता है कि फार्म के टूर पे आए हुए थे, तो सोचा क्यों ना आपको डॉक्टर साहब की जो कुछ जानकारी है वो आपको दी जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज घोड़ों में जो बीमारियां हैं वो बीमारियों ने विकराल रूप ले लिया है। क्यों सर, ले लिया कि नहीं ले लिया? सही बात। मेरे को लगता है कि हाँ, ऐसा कोई फार्म नहीं है जिसपे आदमी ये कह दे कि हम मेरे घोड़े पूरे 100% फिट है। कोई अगर माने चलो फिट होगा तो पैरों में प्रॉब्लम होगी, पैर में होगा तो आँख में होगी, कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती है। तो मैंने सोचा सर की जो जानकारी है वो आप लोगों को मेन पॉइंटों पे सर से जानकारी ली जाए। तो सर, मैं चाहूँगा कि जैसे मैं तो आपको जानता हूँ, जो देखने वाले लोग हैं उनको भी पता लग सके, तो एक बार आप अपना पूरा नाम और अपना जो रेजिडेंस है वो कहाँ से हैं? पहले तो नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार डॉक्टर जुल्फिकार अली अहमद है। मैं पिछले 30 साल से घोड़े पे काम कर रहा हूँ। मैं करीबन 26 साल तरोबड़ स्टड फार्म पे मैंने काम किया। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टड फार्म्स में था मैं। अभी मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं रहने वाला तो अंडमान निकोबार का हूँ, बट अभी पुणे में सेटल्ड हूँ। और अभी मैं मारवाड़ी वर्ल्ड में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पूना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सब यानी कि जहाँ पे आपको लोग बुलाते होंगे, इनवाइट करते होंगे, वहाँ पे आप चल जाते हैं। वहाँ जाकर मैं उनको सर्विसेज देता हूँ। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि आप इस घोड़ा मार्केट का एक बहुत आरसीसी वाला पिल्लर हो। मेरे को लगता है कि जैसे होता है ना, कभी कभार अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं तो अस्पताल प्रशासन घबरा जाता है, ऐसे अगर आप डॉक्टर मेरे को लगता है कि हड़ताल पे चले जाओ तो मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में बहुत मुसीबत आ जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर अपने मारवाड़ी वर्ल्ड में थोड़े वेटनरी जो सेक्शन है, जहाँ पे ट्रीटमेंट का सेक्शन है, वहाँ में थोड़ा सा लैकुना है, वहाँ में थोड़ा गैप है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से अपने आज तक के जितना भी एक्सपीरियंस है वो देकर जितना हो सके घोड़ों को मदद कर सकूँ। बेसिकली आइडिया है कि घोड़ों के हेल्थ में हमारे तरफ से अगर दो पर्सन भी अगर उनके तरफ उनके पेन में या उनके एलिमेंट में या उनके तकलीफ में जो भी हमारे तरफ से मदद हो सके, सही मदद हो सके, तो हम सोचेंगे कि हम कामयाब होएगा। तो सर, अगर हम इस बात करें, हम इस वीडियो में बात करेंगे डिवॉर्मिंग की। तो सर, डिवॉर्मिंग का सही तरीका क्या है बच्चों की? जैसे कि जो एक बच्चे होते हैं, जो उम्र के छोटे बच्चे होते हैं, या फिर जो 2 दांत है या 4 दांत है या घोड़ी है या बच्ची है, तो सबों की डिवॉर्मिंग का तरीका एक ही रहता है या अलग अलग रहता है? उसके बारे में जरा डिफाइन कीजिए। सब घोड़ों के डिवॉर्म सब स्टेजेस में, फोल्स के, वीलिंग्स के, ईयरलिंग्स या फिर एडल्ट हॉर्सेस के जो डिवॉर्मर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनका जो इंटरवल रहता है या उनका शेड्यूल रहता है वो अलग अलग रहता है। जहाँ तक मैंने अब तक मेरा मारवाड़ी वर्ल्ड में एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोग ड्रेंच करते हैं, लिक्विड या टैबलेट्स देते हैं, कुछ दाने में मिला के देते हैं। तो मेरा तो अभी प्रेजेंट एडवाइस यही है कि जितना हो सके आप पेस्ट इस्तेमाल करो, वो आसान होता है और ऑलमोस्ट फुल डोज घोड़े पे जाता है। रिकमेंडेड बच्चों को हम स्टार्ट करेंगे मादी से। डिलीवरी होने के तुरंत बाद मादी को डिवॉर्मिंग देना है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि घोड़ों को आइवरमेक्टिन दिया करे। एज सुन एज जब बच्चा पैदा हुआ वही दिन मादी को आइवरमेक्टिन दे दे। उसके बाद बच्चों को 2 हफ्ते के बाद से ही हम डिवॉर्मिंग शुरू करते हैं। हम बेसिकली रोटेशनल डिवॉर्मिंग में बिलीव करते हैं। उसमें हम आइवरमेक्टिन, पायरेंटल पॉमेट और फेनबेंडाजोल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अगर आइवरमेक्टिन इस्तेमाल करेंगे तो हर 3 महीने में आइवरमेक्टिन 3 महीने में, अगर आपने आज 0 डे में आइवरमेक्टिन दिया है तो 3 महीने के बाद में आप फेनबेंडाजोल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके 2.5 महीने के बाद पायरेंटल पॉमेट इस्तेमाल कर सकते हैं। पायरेंटल पॉमेट और फेनबेंडाजोल के बीच में 2.5 महीने का गैप होना चाहिए। बिल्कुल। और फॉर स्मॉल स्ट्रॉन्ग गर्ल्स जो कि साइटोस्टोम्स बोलते हैं, उसके लिए साल में 2 बार फेनबेंडाजोल, डबल द डोज, उसका नॉर्मल डोज 5 मिलीग्राम होता है, हम उसको 10 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट से 5 दिन कंटिन्यूसली देते हैं ताकि वो साइटोस्टोम्स के जो लाइफ साइकिल है उसको ब्रेक कर सके। और आइवरमेक्टिन के और दूसरे डिवॉर्मर के बीच में 3 महीने
और पायरेंटल पामेट और फेनबेंडाजोल के बीच में 2.5 महीने का, और ये रोटेशन में चलना चाहिए, यानी कि हर 2.5 महीने बाद में। 2.5 महीने में पायरेंटल पामेट और फेनबेंडाजोल, और आइवरमेक्टिन देंगे तो 3 महीने में। और आइवरमेक्टिन दिए तो दोबारा आइवरमेक्टिन ना रिपीट करे, वो बेहतर होगा, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आइवरमेक्टिन बहुत अच्छा डिवॉर्मर है, लेकिन कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने की वजह से इक्वाइन पॉपुलेशन में उनका रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया है। सो रिकमेंडेशन है कि आप उसको रोटेट करें। तो सर जैसे डिवॉर्मिंग मैं आज करने वाला हूँ, तो उससे पहले और बाद में क्या शेड्यूल रहना चाहिए खाने पीने का? जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खाना कितने टाइम पहले बंद कर देना चाहिए, या कितने टाइम तक उसको दाना डालना नहीं चाहिए डिवॉर्मिंग के बाद में? हम रिकमेंड करते हैं कि सुबह सवेरे दाने से पहले आप डिवॉर्म कर ले, ताकि घोड़ा उसके बाद में डिवॉर्मिंग करने के बाद घोड़े को दाना दे सकते। दाना रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ओल्ड ग्रैनिंग स्टेल है कि दाना नहीं देना चाहिए या डिवॉर्मिंग से पहले भूखा रखना चाहिए, ये ओल्ड ग्रैनिंग स्टेल है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। आप डिवॉर्मिंग से दाने से पहले डिवॉर्मिंग कर ले, उसके बाद दाना दे दे। और अभी जो हिसाब से डिवॉर्मर्स बने हैं जो कि हॉर्स स्पेसिफिक है, वो एक ट्यूब में आता है एडल्ट घोड़े के लिए, पूरा 500-550 घोड़े के लिए आता है। तो आप करीबन एक ट्यूब अगर 450 किलो का घोड़ा है तो आप लगभग ऑलमोस्ट एक ट्यूब दे सकते हो 450 से 500 किलो के हिसाब से। तो डिफरेंट डिवॉर्मर्स का डिफरेंट डोसेजेस है, वो डोसेज के हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और डोसेज के हिसाब से ही डिवॉर्म करे। तो डिवॉर्मिंग सर में घोड़े का वजन कितना, ये भी महत्वपूर्ण योगदान है क्या इसका भी? घोड़े का हर दवाई का बॉडी वेट से रिलेशन है। आप कोई एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हो या पेन किलर दे रहे हो, सबका बॉडी वेट से रिलेटेड है। छोटे बच्चों और बड़े घोड़े के बीच में बहुत सारा डिफरेंस होता है क्वांटिटी जो देते हैं दवाई का। वही चीज़ डिवॉर्मर में भी होल्ड गुड होता है। आप बॉडी वेट के हिसाब से ही डिवॉर्म करते हो। अगर आप अंडरडोज करोगे तो आपको रेजिस्टेंस आएगा, पूरा इफेक्ट भी नहीं होगा। तो एग्जैक्ट वेट के हिसाब से डिवॉर्म करना चाहिए। तो जैसे मैंने सर कभी कभार ऐसा भी देखा, जैसे कभी कभार लोग फ़ोन कर देते हैं, जैसे जो डिवॉर्मिंग की जो दवाई होती है वो कुछ, जैसे माने चलो कोई बच्चा है उसको 2 गोली दे दी, तो मेरे को लगता है उस पर तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, एलर्जी टाइप्स हो जाती है। तो मैंने कुछ केसों में ऐसे भी देखा है। तो अगर ज़्यादा डोज दे दी बच्चे को या घोड़े को, तो उस स्थिति में क्या उस घोड़े के साथ में हो सकता है? यानी कि देखो, डिवॉर्मर स्पेशली अगर आइवरमेक्टिन लोगे, आइवरमेक्टिन एक बाकी डिवॉर्मर से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बट उसका टॉक्सिसिटी भी उतने जल्दी होता है। तो रिकमेंडेड है कि आप वेट के हिसाब से डिवॉर्म करें, अंडरडोज भी नहीं करें। लेकिन अगर आपने गलती से ज़्यादा दे दी है तो आपको नर्वस साइंस आएंगे और घोड़ा चक्कर खा के गिरने लगेगा। कभी आपने जैसे बोला कि एलर्जिक रिएक्शंस आएंगे, आप इमीडिएटली अपने वेटनेरियन को कॉल करें। खुद से ट्रीट करने का कोशिश नहीं करें, बिकॉज ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है। जैसे वर्म्स में इफेक्ट करता है, वैसे अगर उसका स्पेसिफिक डोज होता है और डोज के से ज़्यादा दोगे तो आपको टॉक्सिसिटी ज़रूर आएगा। वेटनेरियन को इमीडिएटली बुलाएं और खुद से इलाज करने का कोशिश ना करें। तो सर जैसे डिवॉर्मिंग है, वो जैसे नए लोग भी इस घोड़ा मार्केट में बहुत आ रहे हैं, क्यों करनी चाहिए वो डिवॉर्मिंग? यानी कि उससे क्या फ़ायदा होगा यानी कि घोड़े को? देखिए, डिवॉर्मिंग करने से मिथ है कि हम अगर डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो पेट के जितने भी कीड़े हैं सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। डिवॉर्मिंग का मेन आइडिया होता है कि जो वर्म लोड है एक स्पेसिफिक नंबर से कम रहे। अगर उससे ज़्यादा अगर आप वर्म्स रहेगा तो वर्म्स आपके बॉडी के साथ में, आपके न्यूट्रिशन के साथ में कम्पीट करेगा। तो सपोज आप जितने भी अच्छा खाना खिला रहे हैं, लेकिन वो क्या करेगा कि उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वर्म वो लोड की वजह से आपका वो न्यूट्रिशन वो वर्म्स ले लेगा। आपके बच्चे का जो डिजायर्ड ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा, पॉट बेली हो जाएगा, रफल्ड स्किन कोट हो जाएंगे। अगर आप नॉन डिवॉर्म्ड बच्चों को देखोगे तो उनका ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगा, उनका स्किन कंडीशन ठीक नहीं होगा, उनको पॉट बेली होगा और वैरायटी ऑफ अदर डिजीजेस भी आएंगे, माल न्यूट्रिशन रहेंगे, उनका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कम रहेंगे। सो अगर आपने डिवॉर्म नहीं किया तो आप कितने भी अच्छे एनवायरनमेंट में घोड़े को रखोगे, आपके घोड़े का जो ग्रोथ है वो चेक होगा, आपको उसका डिजायर्ड पोटेंशियल्स नहीं मिलेंगे। उसीलिए डिवॉर्मिंग बहुत एसेंशियल है बच्चों के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और उसके बिकॉज घोड़ा एक स्पोर्ट्स एनिमल है,
उसके ओवरऑल ग्रोथ एक साथ होना चाहिए। खाली हाइट बढ़ जाएगा और स्किन छोटा, वो बॉडी का शेप छोटा हो जाएगा या पॉट बेली बन जाएगा, तो वो एक गुड स्पोर्ट्स एनिमल नहीं होगा, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल नहीं होगा। उसीलिए हमारे को फीड कन्वर्शन के लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हम दे रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन होना है, तो भी डीवॉर्मिंग ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टड फार्म मैनेजमेंट होता है। अगर आप डीवॉर्मिंग को स्किप करोगे और अगर उसको प्रॉपरली साइंटिफिक वे में नहीं करोगे तो आपके वो टोटल पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। कुछ वर्म्स के वजह से आपको वर्म लोड ज़्यादा हो जाएगा तो कॉलिक के लक्षण दिखाई देंगे, बहुत सारे कॉलिक्स आएंगे, इम्पैक्शन कॉलिक्स होंगे, कभी कभी वर्म्स की वजह से नर्वस साइंस भी आएंगे, स्किन कोट्स आपके बहुत ख़राब होंगे। तो ये सारे आपके सीक्वले है अगर आप डीवॉर्म नहीं करोगे तो सर अगर जैसे बहुत सारी बार क्या होता है कि बच्चे बहुत पतले हो जाते हैं ना, हाँ। तो लोग कहते हैं कि यार डीवॉर्मिंग कर दो, फिर इसको खिलाना, ये मोटा हो जाएगा, इसके पेट में ज्यादा कीड़े हो गए होंगे, ऐसा लोग बोलते हैं ना। वो सही बोलते हैं, हाँ। वो उसमें बहुत सारी सच्चाई है, लेकिन पर सर बहुत सारे बच्चे डीवॉर्मिंग के बाद में भी वैसे के वैसे ही रहते, मोटे नहीं हो पाते, तो क्या डीवॉर्मिंग की दवाई उनके असर नहीं करी? वही मैं कह रहा था कि खाली डीवॉर्मर देने से आपके घोड़े मोटा होना आइडिया नहीं है, प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए। सिर्फ डीवॉर्म देने से आपके घोड़े प्रॉपर ग्रोथ और वो जो शेड्यूल है घोड़ों का, जो 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 स्टेज में कितना हाइट और वेट होना चाहिए उसमें नहीं आएंगे। डीवॉर्मिंग एक फैक्टर है, उसके बाद में आपका क्या न्यूट्रिशन है, आप क्या फीड दे रहे हो और कैसे फीड दे रहे हो, आपके एडल्ट घोड़े को डेंटिशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, उनके दांत में कुछ इफेक्ट हुआ है कि नहीं है, उनका जो स्टड फार्म मैनेजमेंट है जिसमें ग्रीन्स कितने दे रहे हो, हे कितने दे रहे हो, घोड़े को पैडक लाइफ कितना मिल रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि घोड़े का ग्रोथ कैसे होगा। तो डीवॉर्मिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट सिंगल मोस्ट फैक्टर नहीं है। डीवॉर्मिंग को हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ डीवॉर्म करके आप ये सोच लोगे कि आपका घोड़ा डिजाइड हाइट और वेट एक्वायर करेगा और वो उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो पूरा आएगा, वो गलत है। तो सर जैसे बहुत सारे लोग हरा चारा वगैरह खिलाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग तो क्या खेत से लाए और काटा और उसके ऊपर डाल दिया घोड़े के सामने। तो मैंने ये भी सुना है कि ज्यादा हरा खिलाने से भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जो घोड़े को जैसे हरा वगैरह खिलाते हैं तो वो कितनी मात्रा में खिला सकते हैं, यानी कि एक दिन में? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि 24 घंटे घोड़ा हरा खाए, लेकिन अगर कोई घोड़े को यह हैबिट है कि उसने उनको कभी हरा दिया ही नहीं गया है लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ कि ये हरा भी स्लोली इंट्रोड्यूस करे एंड मेक श्योर करे कि एटलीस्ट एक एडल्ट घोड़ा दिन में 10 किलो लूसन खाए, वो एट एन एवरेज 10 किलो लूसन खाए। लेकिन अभी अगर घोड़े को आप हरा नहीं दे रहे हो और आप ग्रीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो स्लोली करे, और एटलीस्ट अप टू 10 किलोज एक एडल्ट घोड़े के लिए बोल रहा हूँ लेके जाए। 10 किलो से 10 से 12-15 किलो तक भी दे सकते हैं ग्रीन लूसन। उसके साथ में आप ड्राई लूसन भी दे सकते हैं। 1 किलो ड्राई लूसन इज इक्वल टू 4 किलो वेट लूसन। आप लूसन हरा खिलाते हो 4 किलो, उसको ड्राई करने के बाद वो 1 किलो बनेगा। तो आप अगर 1 किलो ड्राई लूसन खिलाते हो 4 किलो वेट लूसन के बराबर होता है। तो ये मिथ है कि वो कॉलिक होता है। हाँ, आपने अचानक ही हरा, बहुत सारा हरा एक ही दिन इंट्रोड्यूस कर लिया, कुछ भी चीज़ सडनली करोगे घोड़े के साथ में तो गैसो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होंगे। घोड़े को फीड भी चेंज करना है या फीड चेंज करना है या ग्रीन्स चेंज करना है, जो कुछ भी चेंज करना है ग्रेजुअली होना चाहिए और ग्रेजुअली उसको लेकर जाके उसके पीक तक पहुंचाना चाहिए। तो जैसे सर बहुत सारे लोग घोड़ों को गेहूं वगैरह भी देते हैं, तो ये तो अपने को नहीं पता देते कि नहीं देते, ये मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। क्या जो गेहूं है वो घोड़ों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देखो, आप कोई भी ग्रेन्स दे सकते हो, लेकिन हर ग्रेन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी गेहूं भी दे सकते हैं, आप मक्का भी दे सकते हैं, सोया भी दे सकते हैं, ओट्स भी दे सकते हैं, बट ये सब दाने में कुछ ना कुछ इश्यूज, लाइक गेहूं में गैस फॉर्मिंग एबिलिटी है। आप अगर बहुत सारा गेहूं दोगे तो आपको दिखाई देगा कि घोड़े में सडनली गैस कॉलिक्स आने लगे। तो मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि आप ये दाना मत दो या ये दाना दो, जो भी आपने अभी तक आपके स्टड फार्म प्रैक्टिस है वो करते जाओ, लेकिन मेक श्योर करो कि आप वो आपको पता हो कि गेहूं से अगर आपको एनर्जी मिल रहा है तो उसमें
अंदर ये एबिलिटी भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दोगे या ओनली गेहूँ दोगे तो आपको गैस फॉर्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। गेहूँ सबसे ज़्यादा गैस फॉर्म करता है, उसके बाद मक्का और उसके बाद ओट्स। ओट्स लीस्ट गैस फॉर्मिंग है। तो आप देखोगे थोरोब्रेड वर्ल्ड में या दुनिया के कोई भी स्टड फार्म में मेन ग्रेन्स जो होता है वो ओट्स होता है। बट क्योंकि गेहूं में और मेज़ मक्के में एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो लोग कंबाइन करते हैं तीनों का। थोरोब्रेड वर्ल्ड में तो गेहूं नहीं देते हैं, बट मारवाड़ी वर्ल्ड में गेहूं पार्ट एंड पार्सल ऑफ डाइट है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि ये डाइट सुपीरियर है या ये डाइट इन्फीरियर है। जब तक आपका घोड़ा बराबर चल रहा है और आपको मालूम है कि इतना प्रोपोर्शन आपका गेहूं जा रहा है, मक्का जा रहा है और ओट्स जा रहा है और वॉट जा रहा है, जो आपने मसाला बना जो मिक्स करके आपने खिचड़ी बनाई है उसके वो आपको बैलेंस करके दे रहे हो, आप फोर्टिफाइड कर रहे हो मिनरल मिक्सचर के साथ में, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके बैलेंस है, कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो बैलेंस है, जिंक कोबाल्ट का रेशियो बैलेंस है, कॉपर सेलेनियम का रेशियो बैलेंस है। ये बैलेंस विटामिन ए इक्वल सफिशिएंट अमाउंट में है। अगर ये सब आपने नहीं नोटिस किया और आप अपने मर्जी से कुछ भी डाल के दोगे, बिकॉज अगर आपका कुछ बढ़ जाएगा और वो प्रोपोर्शन डिसमैच हो जाएगा तो आपको वो चीज़ दिखाई देगा आपके बच्चों में, क्रुकड लेग्स आएंगे, टर्नड आउट होंगे, स्केलेटल डिफॉर्मिटी होगा। सो फीड जो होता है साइंटिफिकली मैनेज करोगे तो वो एडवाइजेबल है। नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जो दे रहे हो वो गलत है, और सालों साल हज़ारों साल से लोग घोड़े दे रहे हैं। जस्ट एनालाइज कर ले आपका फीड कैसा है, आपका जो मिनरल मिक्सचर्स बराबर से प्रोपोर्शन में है नहीं है, वो एडवाइजेबल है। लेकिन मैं कभी किसी का दाना अच्छा है या अगर उनको कॉलिक नहीं हो रहा है और उनके घोड़े अच्छे ग्रो हो रहे हैं तो मैं कभी उनके जो कन्वेंशनल फीड है उसे छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। तो सर जैसे बहुत सारे लोग घोड़े को दूध पिलाते हैं ना, लोग कहते हैं कि हमारा घोड़ा दूध पी के तैयार हुआ है, पर उसी के अगर दूसरे पक्ष में जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध घोड़ों को नहीं पिलाना चाहिए, ये पैरों में पानी भर देता है। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? देखो, घोड़े को एक उम्र तक दूध एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चा पैदा होता है उसको पहले 2 महीने उसको दूध के सिवा बाकी वो कुछ खाता ही नहीं। 90% उसका डाइट दूध ही होता है। 2-2.5 महीने के बाद से वो माँ के साथ थोड़ा थोड़ा हरा घास, खुद का दाना या माँ का दाना या हरा घास खाना शुरू करता है। हम उसको क्रीप फीडिंग बोलते हैं। हम उसको एडवाइस भी करते हैं कि घोड़ों को, बच्चों को क्रीप फीडिंग होना चाहिए करके। घोड़े जब बड़े हो जाते हैं, 6, 6.5, 7 महीने के ऊपर हो जाते नहीं होता है। 90% घोड़ों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो कभी कभी घोड़े दूध डाइजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये बोलना कि घोड़ों को दूध नहीं दे सकते वो गलत है। बहुत सारे घोड़े बड़े होने तक का दूध पीते हैं। दूध लाइक पानी पीते हैं, उस तरह दूध भी पीते हैं। दूध अगर उनको डायरिया नहीं हो रहा है और वो दूध डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगा कि दूध पी के पाँव में पानी भरता, ये गलत बात है। पाँव में पानी भरने का रीज़न ये है कि आपके जो कैल्शियम फास्फोरस रेशियो, जैसे मैंने बोला, आपके मिनरल इम्बैलेंसेस होंगे या आपने घोड़े को एक्सरसाइज उनके बोन मैच्योरिटी के पहले शुरू कर दिया होगा तो आपको बॉक्स पेविन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको फोकस दूध नहीं है, आपको फोकस आपके फीड के मिनरल्स में देखना चाहिए कि आपका मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स प्रोपोर्शन, साइंटिफिकली प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सर जैसे बच्चे वगैरह जो होते हैं, तो आपका क्या मानना है कितनी उम्र के बाद में उनको यानी कि जैसे लंजिंग वगैरह और यानी कि अच्छी तरीके से उनको रिंग में घुमाना, दौड़ाना ये करना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसे घोड़ा चलते चलते एकदम ब्रेक मारता है तो उसकी वजह से पैरों में पानी भर जाता है। तो उसके बारे में आप कहना चाहोगे? यानी लंजिंग वगैरह बच्चे को कब चालू करनी चाहिए प्रॉपर वे में? उससे पहले शुरू करोगे आएगा, उसके वजह से आपके डिफरेंट जॉइंट्स में स्वेलिंग्स आएंगे, कभी पानी भरेगा, कभी रिंग बोन आ जाएंगे। तो ये एडवाइजेबली नहीं है कि उनको फोर्स एक्सरसाइज, उनका एक्सरसाइज होना चाहिए, फ्री रेंज छोड़ देना चाहिए। वो अपने मर्जी से भागेंगे, मर्जी से घोड़े आप पैडक में रखोगे तो घोड़े भागेंगे, उनके हिसाब से भागना चाहिए। उनको फोर्स करके ना तो लंच कराना चाहिए 1 साल तक, 12 में। उसके बाद में आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ग्रोथ प्लेट वगैरह सब फ्यूज़ हो जाएगा उसके बाद में आप उनका लंजिंग भी कर सकते हैं, राइडिंग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन जब उनका ग्रोथ प्लेट वगैरह फ्यूज़ नहीं हो गया है और वो स्टिल, घोड़े का जो ग्रोथ है स्पर्ट्स में होता है,
घोड़े रोज एक थोड़ा थोड़ा नहीं बढ़ते हैं। घोड़े एक स्पर्ट में बढ़ता है, फिर उनका ग्रोथ रुक जाता है, फिर स्पर्ट में बढ़ता है, फिर ग्रोथ रुक जाता है। तो हमारे को चाहिए कि उनका जो स्पर्ट्स है वो एक लेवल में आने के बाद में थम जाता है, उस टाइम में फोर्स्ड एक्सरसाइज ना करें। सो एक महीने के 1 साल के बाद में घोड़ा तैयार हो जाता है एक्सरसाइज लेने के लिए। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। लोगों को हमने भाई इस वीडियो में डिवार्मिंग और डाइट के बारे में जानकारी दी। बाकी हम दूसरे पार्ट के अंदर आपको और भी बहुत सारे घोड़ों की बीमारियों से रिलेटेड जानकारी आपको दूसरे पार्ट के अंदर देंगे।